Hello everyone, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हैं. जो बच्चे हमारे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ब्रांच आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट जिनका है उनके लिए, और प्लस जिनका फूड एंड न्यूट्रिशन वाला जो है ब्रांच उनके लिए भी ये पहला पेपर और दूसरा पेपर क्या होता है, कॉमन होता है स्टूडेंट. तो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों ब्रांच के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं. ये पेपर कौन सा है स्टूडेंट? तो आप लोगों का पेपर फर्स्ट है, यानी पेपर वन यानी पेपर फर्स्ट. पेपर का नाम है रिसर्च मैथड्स एंड स्टैटिक्स. ये आप लोगों का क्या है, पेपर का नाम है. आज कौन सा पार्ट है स्टूडेंट? आप लोगों का आज जो है पार्ट 3. अगर इससे पहले आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 प्लेलिस्ट के जरिए देख लीजिए. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आप लोगों का प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर देंगे. तो आप लोग जो है 2026 का भी मॉडल पेपर आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो 2025 का जो है मॉडल पेपर वो भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे. तो आप लोग वहाँ से 2025 का और 2000 लेटेस्ट अभी 26 का मॉडल पेपर तो हम स्टार्ट किए ही, तो वो सब आप एक साथ देखकर अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं. तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं. देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नावली के गुण तथा लाभ बताइए, सॉरी अथवा लाभ बताइए. ठीक है, गुण या लाभ बताइए. किसका? प्रश्नावली यानी क्वेश्चनार का ये पूछ रहा है. तो देखिए क्वेश्चनार क्या होता है, प्रश्नावली क्या होती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं. देखिए वास्तविकता यह है कि यदि अध्ययन विशेष से संबंधित क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, अध्ययन विषय जो होता है, अध्ययन विशेष से संबंधित जो क्षेत्र होता है वो क्या बहुत व्यापक यानी बहुत बड़ा होता है, तो प्रश्नावली के अतिरिक्त किसी भी दूसरी प्रविधि के द्वारा तथ्यों का संग्रह करना जो है मतलब कठिन हो जाता है. यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जनसंख्या अधिक है, यानी प्रश्नों जहाँ उत्तरदाताओं की संख्या हमने अधिक लिया है तो वहाँ पे क्या है आपका कोई और विधि से, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू विधि अगर हम रखें, साक्षात्कार विधि रखें, निरीक्षण विधि रखें, अनुसूची विधि रखें, तो वहाँ पे क्या होगा वो मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा. लेकिन वहाँ पे क्या है हमारी प्रश्नावली विधि जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है. इसीलिए क्या है प्रश्नावली विधि के बहुत सारे जो है लाभ और गुण होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं. तो देखिए पहला लाभ क्या है, तो पहला लाभ है आपका अध्ययन, व्यापक क्षेत्र का अध्ययन, यानी बहुत बड़े क्षेत्र का हम अध्ययन कर सकते हैं. जैसे प्रश्नावली विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिता यह है कि इसकी सहायता से एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई कितनी भी बड़ी जनसंख्या का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है. इसके फलस्वरूप इस प्रविधि की सहायता से न केवल साक्षात्कार संबंधी दोष को ही दूर किया जा सकता है, बल्कि कम समय और व्यय के द्वारा अधिक से अधिक सूचनाओं को हम प्राप्त करना संभव है. जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो साक्षात्कार विधि है तो उसमें जैसे एक एक लोग को बुलाना तब आप इंटरव्यू लेंगे, और इसमें क्या है, इसमें जो क्वेश्चनार विधि जो होता है आप एक साथ मतलब मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चनार पेपर आपने टाइप करवा लिया, प्रश्नावली तैयार कर, और एक साथ क्या है बहुत बड़ी संख्या में 400-500 लोगों को, जैसे ये परीक्षा जो हम परीक्षा देते हैं ना, जैसे परीक्षा देते हैं तो वो क्या है एक तरह से प्रश्नावली विधि ही आया, तो जिसमें हम जो OMR वाला देते हैं परीक्षा बुकलेट पे, तो उसमें क्या है हम अपना पर्सनल डिटेल भरते हैं ना, जैसे अपना नाम, अपना रोल नंबर, कॉलेज का नाम, कहाँ सेंटर गया है, ठीक है, ये सब हम बुकलेट थ्री सब भरते हैं. तो उसी तरह से जो आपका क्वेश्चनार होता है तो उसमें आपका नाम रहता है, ठीक है, पिता का नाम रहेगा, आपकी उम्र रहेगी, आपका लिंग रहेगा कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप किस प्रदेश के से बिलोंग करते हैं, ये सब मतलब जितनी भी जनरल इंफॉर्मेशन उसमें सब रहेगा. उसके बाद शोध से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है, जनरल क्वेश्चन आपके 8-9 रहेंगे. उसके बाद क्या शोध से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे. तो अब एक साथ क्या हुआ, हमने एक प्रश्न मान एक बना लिया, फिर उसका क्या उसका सारा जीरोक्स कॉपी कराकर सबको हम भी देते हैं. अब इससे में क्या हुआ, इसमें हमको समय कम लगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यापक क्षेत्र का अध्ययन जो है बहुत आसानी से हम प्रश्नावली की विधि के द्वारा कर सकते हैं. दूसरा हमारा क्या है, धन और श्रम की बचत. तो सामग्री के संकलन में यह प्रविधि इसलिए भी उपयोगी है कि इसमें बहुत कम धन और श्रम की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ज़्यादा पैसा की ज़रूरत नहीं होती, और बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक जो है अपना मतलब तथ्य को संकलन कर सकते हैं. फिर क्या, अध्ययन की पुनरावृत्ति संभव. अध्ययन की पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ कि बार बार जो हम चाहेंगे तो उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, बार बार उसको दोहरा सकते हैं. तो देखिए इस प्रविधि के द्वारा एक से अधिक बार तथ्यों का संकलन करना भी संभव है. जैसे हमको लगे
लगे कि नहीं ये थोड़ा सा त्रुटि है, तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर से संशोधन करके बार बार मतलब उसको हम ले सकते हैं। फिर क्या है, चौथा गुण क्या है, वस्तुनिष्ठ सूचनाओं की संभावना। यानी यहाँ पर जो प्रश्नावली विधि हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसमें जो है अज्ञात 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 चीज़ें की जैसे सूचना मिलती जाती है। जहाँ पे क्या, प्रश्नावली का एक प्रमुख उपयोगिता यह है कि इसके अंतर्गत उत्तरदाताओं की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रहती है। यानी हम उत्तरदाता जो देने वाले हैं तो हम उनके बारे में पूरे अज्ञात हैं, उनको हम बांट दिए, फिर बांटने के बाद मतलब लेने के बाद हम अपना जब क्वेश्चनार लेंगे तब हम उनके बारे में जैसे मतलब जानेंगे, और जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे वोटर आईडी बनता है तो सबका एक साथ बन गया, फिर क्या है सारे चीज़ को क्या वो जो सर्वे करने आते क्या एक एक लोगों को फिर दो अगर बताया जाएगा तो उनका नाम ही गाँव ही ना जानेंगे, बाकी और सारी चीज़ें के बारे में तो उनको नहीं जान सकते ना। तो मतलब वो सब उत्तरदाता की क्या स्थिति, मतलब वो अमीर है कि गरीब है, उसके घर में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें क्या उसको नहीं पता रहेंगी। ठीक है, फिर क्या है आपका पांचवा क्या है, तथ्य संकलन में शीघ्रता। यानी अन्य प्रविधियों की तुलना में प्रश्नावली के द्वारा बहुत कम समय में बहुत सूचनाओं को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत अधिक सूचनाओं को हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या, सांख्यिकी विश्लेषण में सरलता। प्रश्नावली प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण गुण यहाँ पर गुण होगा तो गुणिया नहीं, गुण यह है कि इसके द्वारा प्राप्त तत्वों का वर्गीकरण सारणीयन तथा सांख्यिकी विश्लेषण अधिक कुशलता के साथ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो सांख्यिकी विश्लेषण है तो उसको हम सारणीय सांख्यिक विश्लेषण के साथ जो है तथ्यों का जो वर्गीकरण है, कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसका जो है हम आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या है, सातवां गुण क्या है आपका, सातवां है उपयोगिता में सरलता। यानी प्रश्नावली स्वयं में एक सरल प्रणाली है, इसके अंतर्गत उत्तरदाता को एक बार निश्चित निर्देश देने के पश्चात अध्ययनकर्ता को प्रश्न की विवेचना के लिए कोई भी श्रम नहीं करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए OMR पर जो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, को करिकुलर के एग्ज़ाम आप लोगों ने BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों सेमेस्टर में, सॉरी तीनों ईयर यानी 6 सेमेस्टर में आपने क्या किया, को करिकुलर के एग्ज़ाम दिया। तो जो दिशा निर्देश जो कक्ष निरीक्षक एक बार दे देते हैं तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती है ना, मतलब एक साथ क्या है 40-50 लोगों को उन्होंने दे दिया। उसी तरह से क्या है जो क्वेश्चनार होता है व्यापक क्षेत्र पर, एक बार जैसे मान लीजिए सर्वे के लिए सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया गया। फिर क्या है ये प्रश्न की मतलब ये जो प्रश्नावली है किससे संबंधित है, क्या शोध कार्य है, तो इसके बारे में क्या होता है अध्ययनकर्ता जो है मतलब पूरे उत्तरदाता को एक साथ बता देता है। फिर क्या होता है उत्तरदाता उसको जो है पढ़कर अपना जो है पढ़ कर जो है भरते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या कि जो प्रश्नावली विधि है इसमें जो उत्तरदाता होते हैं वो शिक्षित होते हैं, वो अनपढ़ नहीं होते। लेकिन जो आपकी अनुसूची होती है, अनुसूची भी एक विधि है आपका, तो अनुसूची विधि में क्या होता है उत्तरदाता जो है पढ़े लिखे तथा अनपढ़ दोनों होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है अनुसूची में जो होता है आपके जो अध्ययनकर्ता होते हैं जो शोध कार्य करने जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, वो मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो एक एक लोग से क्या करते हैं अनुसूची को खुद ही पूछ के अपने प्रश्न को भरते हैं। तो ये क्या होता है बेसिक अंतर आपका अनुसूची और प्रश्नावली में होता है। ध्यान दीजिएगा बातों को कि प्रश्नावली के जो उत्तरदाता होते हैं वो क्या होते हैं पढ़े लिखे और शिक्षित होते हैं, और जो अनुसूची के उत्तरदाता होते हैं तो वो अशिक्षित भी हो सकते हैं और पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तरदाताओं के लिए सुविधापूर्ण, तो उत्तरदाताओं की सुविधापूर्ण के लिए क्या है, उत्तरदाताओं की दृष्टिकोण से भी प्रश्नावली अन्य विधियों, यहाँ पर विधियों बना लीजिएगा, विधियों की तुलना में अधिक सरल होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उत्तरदाता की दृष्टिकोण से क्या होता है जो प्रश्नावली है वो दूसरे विधि की अपेक्षा क्या होता है सरल होता है। मतलब वो पढ़ कर जो है अपना भर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। फिर क्या अध्ययन की निष्पक्षता, अध्ययन की निष्पक्षता में क्या है तो प्रश्नावली विधि से जो भी तथ्यों का जो है संकलन किया जाता है उसमें क्या है निष्पक्षता पाई जाती है, यानी उसमें कोई पक्षपात जो है आपका नहीं पाया जाता। फिर क्या है आपका प्रमाणिक सूचनाएं, तो जो प्रश्नावली विधि से जो है आप देखिए इन दोनों को हम लिखे नहीं, इन दोनों को हम ओरल बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, आप अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। प्रमाणिक सूचनाओं का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है इससे जो भी मतलब तथ्य प्राप्त होंगे, जो भी डाटा संकलन करेगा शोधकर्ता तो उसमें क्या है उसमें जो मतलब उसका जो सूचना रहेगा वो बिल्कुल प्रमाणित रहेगा, मतलब वो सत्य पर जो है निर्धारित रहेगा। अब आइए देखिए अगले प्रश्न
की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका 2023 या 24 में आया हुआ है कि अनुसंधान के प्रकार बताइए या शोध के प्रकार बताइए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, शोध के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका मौलिक या विशुद्ध शोध। इसमें क्या है, यह अनुसंधान नवीन तथ्यों की प्राप्ति करके मानव जिज्ञासा की संतुष्टि करने से संबंधित है। जो मौलिक सिद्धांत होता है या विशुद्ध अनुसंधान होता है या शोध होता है, सिद्धांत नहीं, मौलिक अनुसंधान, अरे हाँ अनुसंधान या मौलिक शोध या विशुद्ध शोध जो होता है वो क्या है, नवीन तथ्यों की प्राप्ति करके जो मानव की जो जिज्ञासा होती है उसकी संतुष्टि से संबंधित होता है। इसमें सामाजिक वास्तविकता के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है, मौलिक सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जाता है और पुराने सिद्धांतों का नवीन ज्ञान के आधार पर क्या है, मूल्यांकन किया जाता है। तो ठीक है, तो जो मौलिक सिद्धांत हमारा है, मौलिक अनुसंधान हमारा है, तो वो किस पर आधारित होता है? तो वो आपका याद रखिएगा कि ये जो अनुसंधान हम करते हैं उस पे जो है जो सिद्धांत होते हैं, जो पुराने नियम सिद्धांत होते हैं उनमें क्या है, नवीनतापन लाकर उनका जो है मूल्यांकन करते हैं। ये हमारा क्या, मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत आता है। फिर क्या है, आप देखिए मौलिक या विशुद्ध अनुसंधान की परिभाषा जो है किसने अपने क्या दिया था, इसमें दिया है कि मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरणों तथा सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित होता है। जो मौलिक अनुसंधान होता है वो क्या, सामान्य नियमों या सिद्धांतों के निर्माण से क्या होता है, वो संबंधित होता है। दूसरा, पीवी यंग ने क्या परिभाषा दिया है, तो ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करना विशुद्ध तथा मौलिक अनुसंधान कहलाता है। ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए, यानी नॉलेज को सिर्फ हम नॉलेज के लिए अगर प्राप्त करते हैं तो वो हमारा क्या, विशुद्ध और मौलिक अनुसंधान जो है कहलाता है। अब आइए देखिए दूसरा हमारा क्या, व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान में क्या है कि व्यवहारिक अनुसंधान ज्ञान प्राप्ति से संबंधित ना होकर प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लागू करने पर बल देता है, यहाँ पर बोलने होगा, बल देता है। यह सामाजिक व्यवहार को समझने तथा समाज में पाई जाने वाली विघटनकारी समस्याओं को समझने से संबंधित होता है। देखिए व्यवहारिक का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो अब ये जो व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल हम वहीं पर करते हैं जहाँ पर कोई मतलब कोई घटना घटी हो तुरंत, मतलब तो उसको समझने से संबंधित हमारा क्या, व्यवहारिक अनुसंधान होता है। अर्थात इसका उद्देश्य व्यवहारिक जीवन में विभिन्न पहलुओं एवं समस्याओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका व्यवहारिक अनुसंधान को हम अब देखिए सामान्य भाषा में, अब देखिए जो है कोठारी, सीआर कोठारी के अनुसार यहाँ पर सीआर जोड़ लीजिएगा। सीआर कोठारी ने इसको क्या कहा था, उनके अनुसार जो है व्यवहारिक अनुसंधान कैसा होता है। व्यवहारिक अनुसंधान का उद्देश्य किसी समाज अथवा औद्योगिक या व्यापारिक संगठन के समझ विकसित तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना रहता है। संगठन के समझ हो गए यहाँ पे, ठीक है, समझ विकसित तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना ही क्या है आपका जो है व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। ये किसने कहा था, ये सीआर कोठारी ने कहा था। अब आइए देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान या अनुभवनात्मक अनुसंधान के बारे में देखते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा अनुसंधान या शोध क्या है, तो ऐतिहासिक है। तो प्रत्येक समाज की वर्तमान संस्थाओं समस्याओं, ठीक है, कमा रहेगा, एवं विचारधाराओं के विशिष्ट स्वरूपों को जानने हेतु उसके इतिहास का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। यह कार्य ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा ही संभव हो पाता है, पता नहीं हुआ, हो पाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है, संबंधित होता है। अब देखिए JW बेस्ट के अनुसार जो परिभाषा क्या ऐतिहासिक अनुसंधान का, तो ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धति के अनुपयुक्ति होता है। तो यानी कहने का मतलब क्या कि जो ऐतिहासिक इतिहास का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, बीते हुए कल में जो भी हमारे सामने घटना है तो वो सब क्या, सब हमारे लिए क्या है, ऐतिहासिक है। तो जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वो ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण माने से वैज्ञानिक पद्धति की अनुपयुक्ति के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्रयोगात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध क्या होता है, इसकी परिभाषा देना है। तो देखिए
व्यवहारपरक विज्ञानों में प्रयोगात्मक शोध का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी विज्ञानों का आदर्श प्रयोगात्मक शोध ही है, इसलिए प्रयोगात्मक शोध को सर्वोच्च वैज्ञानिक शोध की पद्धति माना जाता है। ठीक है, अब आइए देखिए, हम बात करते हैं प्रयोगात्मक शोध वह शोध है जिसमें शोधकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार किसी स्वतंत्र चर के प्रभाव को आश्रित चर की विधिवत अध्ययन करता है। आश्रित चर का हुआ, यहाँ की नहीं हुआ, का विधिवत अध्ययन करता है। अध्ययन स्थिति पर शोधकर्ता को नियंत्रण पर होता है। कभी कभी वह एक से अधिक स्वतंत्र चरों स्वतंत्र होगा, ठीक है, स्वतंत्र चरों के प्रभाव को भी क्या कर सकता है, वो देख सकता है या देखता है। ठीक है, अब आइए देखिए हम बात करते हैं ऐतिहासिक शोध से क्या तात्पर्य। ये भी आपको देखिए 2023-24 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ऐतिहासिक शोध से क्या तात्पर्य या ऐतिहासिक शोध जो है किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान भूतकालीन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित होता है। J.W. बेस्ट के अनुसार तो ऐतिहासिक अनुसंधान ऐतिहासिक समस्याओं के अन्वेषण में वैज्ञानिक पद्धति की अनुपयुक्ति है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक जो है शोध बोलते हैं। इस अनुसंधान में द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तथ्य जो होते हैं या स्रोत जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। एक प्राथमिक तथ्य होता है, एक द्वितीयक तथ्य होता है। तो जो भी हमारे ऐतिहासिक शोध होते हैं वो क्या है, आपके द्वितीयक तथ्य पर डिपेंड कर। जैसे किसी की डायरी हो गई, डायरी क्या है, आपका एक ऐतिहासिक शोध है। किसी का प्रलेख हो गया, ठीक है, किसी की जीवनी हो गई, ठीक है, किसी का मतलब कोई बीता हुआ 20 साल 50 साल पहले का न्यूज हो गया, ये सब क्या, सब आपके ऐतिहासिक या सेकेंडरी डाटा के अंतर्गत आएंगे, इसलिए इसे द्वितीयक सामग्री भी कहा जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित सामग्री को अपने अनुसंधान का आधार बनाता है। ठीक है, ऐतिहासिक सामग्री में प्रलिखित प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है। अभी हमने आपको बताया ना कि किसी की डायरी हो गई, किसी का जीवनी हो गया, ठीक है, ये सब क्या, सब आपका जो है ऐतिहासिक में, इसलिए इसे कई बार प्रलेखित सामग्रियों और ऐतिहासिक सामग्री भी से हम क्या कहते हैं, कह देते हैं, मतलब कहते हैं, कह दिया जाता है या कहते हैं। आई होप यहाँ तक ऐतिहासिक शोध के बारे में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज का देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गुच्छा या क्लस्टर प्रतिचयन को परिभाषित कीजिए, या गुच्छा प्रतिचयन क्या होता है उसको जो है परिभाषित कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, यादृच्छिक प्रतिचयन या स्तरित प्रतिचयन होगा, प्रत्यान्य होगा। प्रतिचयन की तरह गुच्छा प्रतिचयन भी संभाव्यता प्रतिचयन का प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही पर बन जाएगा आपका कि जो गुच्छा प्रतिचयन है वो किसका जो है भाग है, या किस प्रतिचयन का प्रकार है। प्रतिचयन आप समझते हैं ना। अभी देखिए 2 दिन पहले ही हमने आप लोगों को सैम्पलिंग बताया था, या जो लास्ट ईयर का वीडियो है आप लोग उसको भी जाकर देख सकते। 2025 के मॉडल पेपर में हमने प्रतिदर्श क्या है, प्रतिचयन क्या है, ये सब आप लोगों को पिछले साल हमने पढ़ाया है। तो आप लोग वहाँ पर भी जाकर सारे क्लास को आप वहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। वहाँ मॉडल पेपर 1, 2 करके हमने बाकायदे अच्छे से मतलब क्वेश्चन वाइज हमने दिया है। तो आप लोग जो 2025 का जो मॉडल पेपर हो उसको भी आप लोग देखिएगा। तो प्रतिदर्श हो या प्रतिचयन हो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। प्रतिदर्श को भी हम इंग्लिश में सैम्पलिंग कहते हैं और प्रतिदर्श को भी हम इंग्लिश में प्रतिदर्श या प्रतिचयन दोनों को हम इंग्लिश में क्या, सैम्पलिंग ही कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गुच्छा प्रतिचयन वह प्रतिचयन है जिसमें संपूर्ण जनता को कुछ विशेष मापदंडों के दृष्टिकोण से यादृच्छिक प्रतिचयन प्रविधि के आधार पर कई समूह में विभाजित कर दिया जाता है। फिर उन समूह में यादृच्छिक ढंग से अपेक्षित संख्या में इकाइयों को चुनकर एक उपसमूह का निर्माण किया जाता है, जिसको गुच्छा प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है, गुच्छा प्रतिदर्श कहते हैं। अब देखिए करलिंगर ने क्या किया, गुच्छा प्रतिदर्श का परिभाषा दिया है। तो गुच्छा प्रतिदर्श का परिभाषा क्या होता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं हम क्या है। तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। गुच्छा प्रतिचयन जिसका व्यवहार सबसे अधिक सर्वेक्षण में किया जाता है का तात्पर्य इकाइयों के समूह तथा उप समूहों के क्रमिक यांत्रिक प्रतिचयन से है। ठीक है,
गुच्छा प्रतिदर्श में क्रमिक या यांत्रिक प्रतिचयन होता है, इसलिए इसे क्रमिक यादृच्छिक प्रतिचयन भी कहते हैं। यहाँ जहाँ जनसंख्या का भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर कई समूह तथा उपसमूहों में विभाजित किया जाता है, इसे जो है बहुस्तरीय क्षेत्र पर गुच्छा प्रतिचयन भी कहते हैं। ठीक है, यानी बड़े पैमाने पर जो है इसे हम क्या है, गुच्छा प्रतिचयन के नाम से इसको हम जानते हैं। गुच्छा का मतलब होता है क्लस्टर, जैसे मतलब एक समूह के बाद क्या कई समूहों को उसको उप समूहों में जो हम इसको विभाजित कर देते हैं, वही क्या है, हमारा गुच्छा प्रतिचयन के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अंश या कोटा प्रतिचयन किसे कहते हैं? तो देखिए अंश या कोटा प्रतिचयन, यहाँ पर क्या है, देखिए अंशिया हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, अंश या कोटा प्रतिचयन असंभाव्यता प्रतिचयन का एक प्रकार है। इस प्रतिचयन में जनसंख्या या समष्टि में को कई कोटा यानी समूहों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक कोटा या समूह में कुछ इकाइयों को लेकर प्रतिदर्श का निर्माण कर लिया जाता है। जनसंख्या को कोटा या समूह में विभाजित करने के मानदंडों को निर्धारित कर लिया जाता है। प्रत्येक कोटा या समूह से कई इकाइयों का चयन करने का कोई निश्चित आधार नहीं होता। अनुसंधानकर्ता मनमाने ढंग से जो है इकाइयों का क्या करता है, चयन करके प्रतिदर्श का जो है निर्माण कर लेता है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या कि जो कोटा है या अंश है उसमें क्या है, मानदंडों का जो है मतलब अपने जो अनुसंधान करता होता है, जो अध्ययन करता है, वो अपने अनुसार जो है वहाँ पर उसका मतलब चुनाव करता है कि उसको कैसे, मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि वो बंधन में नहीं रहता है। अब आइए देखिए इसकी परिभाषा जो है क्या दिया गया, तो इसकी परिभाषा क्या है, कोटा प्रतिचयन अस्तरित प्रतिचयन का एक प्रकार है जिसमें प्रत्येक वर्ग से एक विशेष संख्या में कोटा का चयन किया, एक विशेष संख्या में क्या कोटा का चयन किया जाता है, वही हमारा क्या है, कोटा प्रतिचयन या जो है आपका क्या है, गुच्छा प्रतिदर्श, या फिर उसको हम गुच्छा नहीं, कोटा या अंश प्रतिचयन कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब क्या है। तो आप देखिए ये आज का जो है मॉडल पेपर आप लोगों का 3rd है, और 4th में हम लॉन्ग क्वेश्चन करा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, 4th या 5 तक दो क्लास और आप लोगों को देंगे, 4 और 5। इसमें आप लोगों का जो है मैक्सिमम क्वेश्चन 5 में आप लोगों का अच्छे से सारा क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपना वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।